दोस्तों नमस्कार। मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल श्रुतिकोश में। और हम बात कर रहे थे दोस्तों मौलिक अधिकारों की। और मौलिक अधिकारों के अंदर हमने चार जो मौलिक अधिकार हैं वो हमने पढ़ लिए थे। हमने समानता का अधिकार पढ़ लिया था, हमने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया था, हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ लिया और हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया। आज हम बात करने वाले हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और हम बात कर रहे हैं दोस्तों मौलिक अधिकार की। जैसा कि पूर्व में मैं बता चुका, भाग 3 के अंदर आर्टिकल 12 से 35 के अंदर ये वाद योग्य हैं और अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, ये चीज़ हम देख चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों आज संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और ये संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? ये है दोस्तों आर्टिकल 29 से 30, यानी 29 और 30 जो है वो ये शिक्षा संबंधी अधिकार है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों आर्टिकल 29 की। आर्टिकल 29 क्या कहता है? ये आर्टिकल 29 दोस्तों, आर्टिकल 29 की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले बात तो ये कि ये जो आर्टिकल 29 है ये हमारे संविधान के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को प्रदान किया गया है। और आर्टिकल 29 की बात करें कि आखिर आर्टिकल 29 कहता क्या है, तो दोस्तों आर्टिकल 29 में लिखा हुआ है कि नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। देखिए क्या बात की हमने यहाँ पे कहा कि जो भारत के नागरिक है, भारत के किसी भी भाग में रहने वाले हों, किसी भी अनुभाग के हों, जिनकी अपनी बोली है, अपनी भाषा है, अपनी लिपि है, अपनी संस्कृति है, उसको वह सुरक्षित रख सकते हैं। उनको ये अधिकार भारतीय संविधान प्रदान करता है कि उसे वह सुरक्षित रखें। और इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले जो संस्थान हैं या उसमें सहायता प्राप्त जो संस्थान है, उसमें धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। ये भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर इसमें बिंदु दिया गया है। क्या कह दिया गया? दूसरी चीज़ साथ में इसमें यह कह दिया गया कि किसी राजकीय या राजकीय सहायता से संचालित शिक्षण संस्था में प्रवेश के संबंध में जो मूल वंश है, जाति है, या फिर धर्म है, या फिर भाषा है, या इनमें से कोई भी एक आधार है, तो उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए पहली चीज़ तो क्या, नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है।
और दूसरी चीज़, किसी राजकीय या राजकीय सहायता से संचालित कोई संस्था है, शिक्षण संस्था है, उसमें प्रवेश के संबंध में जो मूल वंश है, जाति है, धर्म है, भाषा है, या इनमें से कोई भी आधार अपनाकर उस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 29 जो है वो कहता है। अब दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल 29 के अंदर जो हम पहली व्यवस्था की बात कर रहे हैं, इस अवस्था की जो बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, देखिए पहली व्यवस्था में तो क्या हो रहा है, पहली व्यवस्था में समूह के अधिकारों की रक्षा हो रही है। इसमें तो क्या हो रहा है, इसमें समूह के अधिकारों की रक्षा हो रही है, समूह के अधिकारों की रक्षा। यहाँ तो क्या हो रही है, समूह के अधिकारों की रक्षा हो रही है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग की हम बात कर रहे हैं, सभी की हम बात कर रहे हैं, तो उसकी लिपि, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति को सुरक्षित रखने के अधिकार की हम बात कर रहे हैं। वहीं पर जब हम दूसरी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो दूसरी व्यवस्था में क्या है, नागरिक के व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करने की बात की गई है। अब यहाँ पर वह किसी भी समुदाय से संबंध क्यों न रखता हो, यहाँ पर उसके व्यक्तिगत संबंध की जो है, व्यक्तिगत हित की जो है वो बात की गई है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा, तो ये तो क्या है, ये व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करता है। और दूसरा क्या है, ये बात करता है कि जो समूह है उस समूह के अधिकारों की रक्षा करता है। अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल 29 जो है वो धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल 29 दोस्तों धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए हमने क्या कहा, हमने पहले यही तो कहा कि कोई भी वर्ग हो, नागरिकों का कोई भी वर्ग हो, उस वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। तो जब ये चीज़ है तो इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा कि जो अल्पसंख्यक है, धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है या फिर भाषाई रूप से अल्पसंख्यक है, उनको यहाँ पर सुरक्षा प्रदान की गई है आर्टिकल 29 के तहत। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने भी एक व्यवस्था दी है कि इस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के मामले में ही व्यवस्था हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार ये सामान्यतः मान लिया जाता है कि ये जो अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के मामले में ही है। जबकि नागरिकों के अनुभाग की जब हम बात करते हैं, नागरिकों की जब हम बात करते हैं, तो इस शब्द का अर्थ है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों ही, जिनके साथ भाषाई भेदभाव किया जाता है, जिनके साथ धार्मिक भेदभाव किया जाता है, वे सभी जो है इसके अंदर सम्मिलित माने जाते हैं। केवल ये अल्पसंख्यकों की बात नहीं करता। यहाँ पे उच्चतम न्यायालय ने एक बात और कही दोस्तों, उन्होंने कहा कि भाषा की रक्षा में भाषा के संरक्षण हेतु आंदोलन करने का अधिकार भी सम्मिलित है। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति है तो भाषा के संरक्षण के लिए कोई आंदोलन कर रहा है, तो उसके अंदर ये व्यवस्था दी गई है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो नागरिकों के द्वारा भाषा के संरक्षण हेतु राजनीतिक भाषण या वादे जो हैं वो किसके उल्लंघन नहीं माने जाते हैं, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन नहीं करते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था की, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई अगर इस तरह के कोई जो है भाषा के आधार पर या भाषा के संरक्षण हेतु अगर कोई भाषण दिए जाते हैं या वादे किए जाते हैं, तो ऐसे वादे या भाषण जो हैं वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत वो उल्लंघन नहीं करते हैं। ये चीज़ जो है वो ध्यान यहाँ पर देनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये है आर्टिकल 29। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 30 की। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30, तो आर्टिकल 30 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? आर्टिकल 30 कहता है
कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा। क्या बात कहता है? आर्टिकल जो 30 है वो कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। तो आर्टिकल 30 की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या चीज़ दे रहा है? सबसे पहले अधिकार की तो बात यही करता है कि ये सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के अधिकार देता है। जैसे कि आप बात करते हैं ईसाइयों के द्वारा जो स्कूलें खोली जाती है या फिर मुसलमानों के द्वारा जो मदरसे खोले गए हैं, ये मदरसे क्या है? ये इसी की चीज़ है कि यहाँ पर अल्पसंख्यक जो हैं वो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं, ये इनको अधिकार होगा। यहीं पर अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें तो दूसरी व्यवस्था क्या दी गई है दोस्तों इनको? यहाँ पे इनको कहा गया है कि साहब शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य जो है भेदभाव नहीं करेगा कि वो धर्म या किसी भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन है, तो इस आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़ क्या लिखी है यहाँ पर? दूसरी चीज़ ये लिखी हुई है कि दोस्तों, दूसरी चीज़ लिखी हुई है कि शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन हैं। देखिए, दो चीज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं। पहली चीज़ तो क्या कि अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। साथ में क्या कह दिया गया कि शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े हुए हैं और इस तरह से उनके साथ भेदभाव किया जाए कि उन्हें कम अनुदान दिया जाए या ज़्यादा जो है अनुदान दिया जाए, तो ऐसा भेदभाव जो है उनके साथ नहीं किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। आर्टिकल 31 यानी संपत्ति का अधिकार 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह आर्टिकल समाप्त करने के बाद यहाँ पर एक स्थिति क्लियर कर दी गई। जब हम कह रहे हैं कि साहब स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा शिक्षण संस्थाओं की, तो ऐसी स्थिति में एक यहाँ पे स्थिति क्लियर की गई, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन क्या व्यवस्था करता है? इसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त करने का कार्य किया गया। उसके संबंध में यह स्पष्ट किया गया है यहाँ पर कि इससे अल्पसंख्यकों को
अपनी रुचि के जो शिक्षण संस्थान हैं, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा इन शिक्षण संस्थाओं के प्रशासन के अधिकार पर कोई आघात नहीं पहुंचेगा। देखिए, संपत्ति का मूल अधिकार तो समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा, लेकिन वहां पे स्थिति ये भी क्लियर कर दी गई कि भाई जो अल्पसंख्यक है उनके अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनकी स्थापना करने के अधिकार के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वह उसकी स्थापना उसी तरह से कर सकते हैं जिसमें, जैसे कि आर्टिकल 29 के अंदर ये और 30 के अंदर जो बात की गई है उसी के आधार पर ये उन शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और शिक्षण संस्थाओं के प्रशासन संबंधी जो अधिकार हैं वो भी इन्हीं को, वो उनका प्रशासन जो है वो कर सकते हैं। इस तरह जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 30 की, तो अल्पसंख्यकों की जो सुरक्षा है उसका विस्तार नागरिकों के किसी अन्य अनुभाग के लिए नहीं है। हालांकि अल्पसंख्यक शब्द की जब हम बात करते हैं तो अल्पसंख्यक शब्द जो है संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है दोस्तों। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर्टिकल 30 में वर्णित अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान में कहीं पे भी ये शब्द नहीं है कि साहब अल्पसंख्यक कौन, अल्पसंख्यक के बारे में क्या बात की गई है। तो आर्टिकल 30 जो है, आर्टिकल 30 के अंतर्गत उल्लेखित जो अधिकार हैं, अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा के अंदर शिक्षा जो है वो भी दी जाने की बात की गई है। आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित तो नहीं किया गया, लेकिन आर्टिकल 30 क्या कहता है साहब? आर्टिकल 30 ये कहता है कि आर्टिकल 30 के अनुसार क्या है, आर्टिकल 30 के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं, उल्लेखित अधिकार में अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो अल्पसंख्यकों को, अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 30 में ही ये बात की गई है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थाओं की। तो दोस्तों, अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थाएं 3 प्रकार की हो सकती है। अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थाएं कितनी? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली तो है राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता लेने वाले संस्थान। ठीक है, पहले तो ये हो गए। दूसरे क्या? ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता लेते हैं लेकिन उन्हें क्या नहीं होती, उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती। ये दूसरे प्रकार के, जो राज्य से मान्यता तो लेते हैं लेकिन आर्थिक सहायता उन्हें नहीं मिलती है। और तीसरे संस्थान, ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता नहीं लेते हैं या सहायता नहीं लेते।
तो ये 3 प्रकार के जो हैं वो वर्णित हैं अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थाओं के रूप में। अब देखिए, जो पहला और दूसरा है, पहले और दूसरे प्रकार के संस्थानों में राज्य के अनुसार ही शिक्षण होगा, स्टाफ होगा, पाठ्यक्रम होगा, शैक्षणिक मानक होंगे, अनुशासन होंगे, सफाई व्यवस्था होगी। ठीक है, पहले और दूसरे में इसमें क्या होगा, राज्य के अनुसार शिक्षण, स्टाफ, शैक्षणिक मानक आदि होंगे। ठीक है, ये राज्य के अनुसार ही होंगे साहब इसमें। और वहीं पे जब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की संस्था की, जहाँ पे ना तो मान्यता और ना सहायता ली जाती है, ऐसा जो संस्थान है वो प्रशासनिक मामलों में स्वतंत्र है परंतु सामान्य कानून है। प्रशासनिक मामलों में तो स्वतंत्र है परंतु क्या है, सामान्य कानून है, जैसे कि ठेका कानून, श्रम कानून, औद्योगिक कानून, कर कानून, आर्थिक विनिमय आदि जो है उसमें आवश्यक है। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको देखनी होगी। पहले में तो राज्य के अनुसार ही सारा काम चलेगा, इसमें जहाँ पर मान्यता नहीं ली जा रही है वहाँ पर जो है प्रशासनिक मामलों में स्वतंत्र होते हैं, लेकिन सामान्य जो कानून हैं वो उनके अंदर होने आवश्यक हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आर्टिकल 30। अब देखिए आर्टिकल 30 में हमने बात की कि साहब अल्पसंख्यक शब्द जो है वो संविधान में कहीं पे भी परिभाषित नहीं है। अब अल्पसंख्यक होने का आधार क्या है दोस्तों, भारत में संविधान में भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया जाता है। जैसे कि मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध धर्म है, पारसी है या जैन धर्म है, तो इनको मानने वाले व्यक्तियों को अल्पसंख्यकों में शामिल किया जाता है। और अगर हम इस शब्द को ही देखें तो अल्पसंख्यक का मतलब क्या हुआ, अल्पसंख्यक का मतलब हुआ संख्या में कम या संख्या में थोड़े। तो भारत में अल्पसंख्यकों का जो निर्धारण है वो राज्य स्तर पर होता है, अखिल भारतीय स्तर पर नहीं होता है। जिस राज्य में जो है वो अल्पसंख्यक कम है वो अल्पसंख्यकों की गिनती में आ गए, क्योंकि कई राज्यों का निर्माण भारत में भाषाई आधार पर हुआ है। जैसे कि आप बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश का निर्माण किस आधार पे हुआ, भाषाई आधार पे। 1992 में अल्पसंख्यकों के राष्ट्रीय आयोग अधिनियम का निर्माण किया गया था दोस्तों। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और ये बता देता हूँ, 1992 में अल्पसंख्यकों के राष्ट्रीय आयोग का अधिनियम बनाया गया। ठीक है, और इसके बाद 1993 में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना हुई। अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना हुई, और यह अल्पसंख्यक आयोग कैसी संस्था है, ये सांविधिक संस्था है, सांविधिक संस्था है। अल्पसंख्यक आयोग सांविधिक संस्था है, इसे संवैधानिक संस्था बनाने की बात जो है बार बार की जाती है कि साहब इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए। वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन जो है वो अल्पसंख्यक आयोग कार्य करता है। और पहले अल्पसंख्यकों के मामलों की देखभाल कौन करता था, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा ये चीज़ जो है वो देखी जाती थी। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखें कि भारतीय संविधान में क्या अल्पसंख्यकों से संबंधित अन्य प्रावधान भी है क्या, तो यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, भारतीय संविधान में और कहाँ पे ये चीज़ें दी हुई है। दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के उत्थान संबंधित प्रावधान। अब कहाँ पे प्रावधान देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें कि साहब जो हमारा राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति राज्यों को यह निर्देश दे सकते हैं कि भाषाई अल्पसंख्यक
समूह के बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराए। ये राष्ट्रपति राज्यों को निर्देशित कर सकते हैं, यानी राष्ट्रपति के द्वारा ये बात कही जा सकती है। और किसमें दिया गया है? ये दिया गया है दोस्तों आर्टिकल 350A की बात की गई है, जहाँ पर क्या कहा गया है कि साहब राष्ट्रपति राज्यों को निर्देश दे सकता है कि भाषाई अल्पसंख्यक समूह के जो बच्चे हैं उनके लिए प्राथमिक शिक्षा जो है वो मातृभाषा में उपलब्ध कराई। यहीं पे अगर दूसरी हम बात करें तो हम बात करते हैं आर्टिकल 350B की। और 350B क्या कहता है कि साहब राष्ट्रपति के द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति होगी। तो राष्ट्रपति के द्वारा क्या होगा? भाषाई अल्पसंख्यक जो है उनके लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। और वहीं पर एक आर्टिकल 344 की भी हम बात कर लें। आर्टिकल 344 क्या कहता है कि साहब राष्ट्रपति संविधान के कार्यकरण के 5 वर्षों के पश्चात, अब पता है आपको दोस्तों आर्टिकल 344 में क्या है? आर्टिकल 344 में, ये तो फेमस है दोस्तों, यहाँ पर एक राजभाषा आयोग का निर्माण करेंगे। जी, राजभाषा आयोग, वही खरे साहब, ठीक है, खरे जो अध्यक्ष थे। तो ये आर्टिकल 344, तो ये बात की गई कि साहब एक राजभाषा आयोग की स्थापना भी होगी। अब देखिए राजभाषा क्यों? क्योंकि हमने बात की थी कि साहब अल्पसंख्यक कौन, या तो धार्मिक आधार पे या भाषाई आधार पे, तो इसलिए हमने यहाँ पे राजभाषा की भी बात की। तो ये आर्टिकल 350A, B, 344 ये भी भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के उत्थान से संबंधित प्रावधान जो है वो है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो, जिस वीडियो में हमने संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात की। जो अल्पसंख्यक है उनके संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों की यहाँ पे हमने चर्चा की है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा है आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।